What's up everyone? Welcome back to the channel. हम लोगों ने शुरू किया है, क्या शुरू किया है? हाँ, रूरल डेवलपमेंट शुरू करा है और रूरल डेवलपमेंट पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। पार्ट 2 कर लेते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं ना जल्दी से नए चैप्टर की तरफ, क्योंकि हमने तो ठान लिया है भाई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म करना है तो करना है इन्हीं 2 दिनों के अंदर। तो चलिए जल्दी से रूरल डेवलपमेंट को खत्म करते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। लेट्स बिगिन। तो हम लोग के चैप्टर में अब बस 2 टॉपिक्स बचे हैं। सबसे पहला तो क्या मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। वो जो मार्केटिंग सिस्टम हमने अभी पढ़ा कहां से शुरू हुआ था, ध्यान से सोचो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। GPGPSS याद है? वही GPGPSS 6 पॉइंट्स जो हमने पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में पढ़ा, उसको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए वो पढ़ना है। उसके बाद जो हमारे एमर्जिंग चैलेंजेस हैं, लिंगरिंग चैलेंजेस आपने पढ़ी लिए। क्रेडिट आ गया, एक तो रूरल क्रेडिट और दूसरा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। लेकिन अब एमर्जिंग चैलेंजेस में क्या क्या है हमें ये डिस्कस करना है। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी हो जाएगा खत्म। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? सबसे पहले गवर्नमेंट ने फोकस करा टू क्रिएट रेगुलेटेड मार्केट्स। रेगुलेटेड मार्केट्स में क्या है, गवर्नमेंट ने बोला कि जो हमारे किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, उन्हें अपने प्रोड्यूस का एक अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता, उनके साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार होता है मार्केट में, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, छोटे फार्मर्स हैं। तो उनको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्राइस दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम बनाएंगे एक मार्केट कमिटी बनाएंगे और ये मार्केट कमिटी मेक श्योर करेगी कि फार्मर्स के साथ किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उन्हें अपने प्रोड्यूस का अच्छा प्राइस मिले। सर मार्केट कमेटी में फिर होगा कौन कौन? मार्केट कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स होंगे और कुछ लोग और होंगे जो मेक श्योर करेंगे कि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस का एक्चुअल प्राइस मिले। तो इस तरीके से रेगुलेटेड मार्केट्स हेल्प करेगी फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस का एक्चुअल प्राइस लेने में और उनको एक अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पाथ दिखाने में। उसके बाद क्या आया? MSP पॉलिसी। दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज, आपने ये क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। अगर आपके यहाँ पे 11th में ही इंडियन इको है तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये पढ़ा होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी में क्या होता है? देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी ये होता है कि गवर्नमेंट फार्मर्स के प्रोड्यूस के लिए एक लिमिट सेट कर देती है कि देखो यार, लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 1 kg वीट का गवर्नमेंट ने बोला, लेट सपोज 1 kg वीट का गवर्नमेंट ने बोला कि 20 रुपीज मिनिमम हमारे से ले जाना। इसका मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया फार्मर्स को कि देखो, अगर आपसे वीट 20 रुपीज से ज्यादा मार्केट में सेल हो रहा है तो आप बेचो। आपका 21, 22, 24, 28 जितने का भी बिकता है बेचो यार, प्रॉफिट कमाओ, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको मार्केट में वीट का पैसा इससे कम मिल रहा है, 18 मिल रहा है, 19 मिल रहा है, 17 मिल रहा है, या पैसा नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है, तो आप हमारे पास ले आना। हम ये वीट कितने में ले लेंगे? 20 रुपीज में ले लेंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP पॉलिसी बहुत फेमस पॉलिसी है और फार्मर्स को ये हेल्प करती है एक अच्छा प्राइस दिलवाने में। उसके बाद थर्ड इज कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज को भी गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए बहुत इनिशिएटिव्स लिए। कारण, टू रेज द बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स, ताकि फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ पाए। टू रेज द बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं एक अकेला सेलर हूं तो मेरी कोई सुनेगा नहीं। मार्केट में बायर्स की बहुत सारे बायर्स हैं, मैं अकेला सेलर हूं और जो सेलर्स हैं वो मेरे साथ नहीं चल रहे, वो अपने रेट पे चल रहे हैं, मैं अपने रेट पे चल रहा हूं, तो मेरी बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर एक बल्क ऑफ सेलर्स हो, पूरी मार्केट मैनेज करने वाले हो, सब लोग इकट्ठे बढ़ के एक ही प्राइस पे सामान बेचने वाले हो, तो मेरी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी ना, मैं ज्यादा बार्गेन कर सकता हूं अपने प्राइस पे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि क्यों ना कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई जाए, जिसमें सभी फार्मर्स एक साथ मिलके अपने प्रोड्यूस के लिए प्राइस मांग सके। जब सब मिलके एक प्राइस की डिमांड करेंगे तो उन्हें एक अच्छा हेल्दी प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही एम, यही मकसद था इन कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज का। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला? डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब गवर्नमेंट ने यूज करा प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट ने यूज करा एडवर्टाइजिंग मीडिया, टेलीविजन मीडिया, टीवी, रेडियोज, न्यूज़पेपर्स, इन सब पे आर्टिकल्स प्रिंट करवाए जिससे फार्मर्स को अवेयर करा जा सके कि मार्केट में क्या चल रहा है। फार्मर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है,
किस तरीके से प्राइस चल रहा है, आपको किस तरीके से कितना स्टोर करना है, कितना सप्लाई करना है, वो सब अवेयरनेस स्प्रेड करी जा सके। तो फार्मर्स में नॉलेज पहुंचाने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे ताकि उनको मार्केट के बारे में सब कुछ डिटेल में पता हो और अच्छे से चीजें चल सके। इसके बाद प्रोविजन फॉर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, गवर्नमेंट ने फार्मर्स को गवर्नमेंट वेयर हाउसेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करी। गवर्नमेंट वेयर हाउसेस यानी कि गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, अगर आपको अपने प्रोड्यूस का अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि यार अभी प्राइस सही नहीं है, तो आप हमारे यहाँ इसे स्टोर कर लो। आपके पास स्टोरेज की जगह नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप आओ गवर्नमेंट वेयर हाउसेस में अपना सामान रखो और उसके बाद आराम से वेट करो। जब अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप प्राइस थोड़ा सा ऊपर आएगा, तब आप हमारे वेयर हाउस से निकाल के बेच देना। तो गवर्नमेंट ने फार्मर्स की मार्केटिंग अच्छी करने के लिए, उन्हें एक अच्छा प्राइस दिलवाने के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी, जहां पे वो अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, सस्ते में रेलवेज यानी कि रेलवे जो फेयर है, जो रेलवे फेयर है उसमें सब्सिडीज दी गई, उसमें डिस्काउंट्स दिए गए कि आप अपना सामान अपने रूरल एरियाज से निकाल के अर्बन मार्केट्स में ले जा पाओ और वहां पे भी एक अच्छा प्राइस ग्रैब कर पाओ, क्योंकि रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा सप्लाई होती है प्रोड्यूस की, तो वहां पे एक अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता समटाइम्स। तो अगर आप एक अच्छा और हैवी प्राइस चाहते हो तो आप अपने प्रोड्यूस को अर्बन एरियाज में लाओ और वहां लाके बेचो। अर्बन एरियाज तक आएगा कैसे? थ्रू रेलवेज। गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज रेलवेज प्रोवाइड करी कि आपको सस्ते रेट में आप अपना प्रोड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। तो ये 6 स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ने लिए टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम। लास्ट टॉपिक आता है एमर्जिंग चैलेंजेस। क्या क्या एमर्जिंग चैलेंजेस थे? सबसे बड़ा चैलेंज था एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, कि क्या कोई ऐसी चीज है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्या हम कुछ ऐसा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं जिसके थ्रू एग्रीकल्चर से बाहर निकल के भी कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एक तो ये, दूसरी चीज ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि हम लोग किस तरीके से ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज करें जिससे हमारा काम भी हो जाए और हमारी आने वाले जनरेशन्स भी बढ़िया जिंदगी बिता पाए। बट सीबीएसई ने बोला भाई साहब आप अपना देख लो, बाकी का छोड़ो, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो डिलीटेड फॉर दिस ईयर, इसे छोड़ो, आप बस इतना पढ़ लो, बहुत है, पेपर में यही आना है इस बार। तो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिख देना सावधान इंडिया सवाल, कि एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं अदर देन एग्रीकल्चर जो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? आप सबको पता ही है कि अगर फार्मर्स चाहें तो फार्मिंग छोड़ के कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो उसी जमीन पे करे जा सकते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग, हेंस वगैरह देखा है ना आपने, कैटल ब्रीडिंग, कैटल हो गई, शीप्स, गोट्स, हेंस, इनकी, इसको जो पशुपालन बोलते हैं हिंदी में, एनिमल्स को रखना, जैसे कि शीप को रखा जाता है उसके वूल के लिए, हेंस को एग्स के लिए, पोल्ट्री फार्म्स बोलते हैं ना, तो वो भी एक अच्छा बिजनेस है जो करा जा सकता है और उसको बोलते क्या है? एनिमल हस्बेंड्री या फिर लाइवस्टॉक फार्मिंग। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा एरिया है जहां पे जाया जा सकता है अगर आउटसाइड एग्रीकल्चर जाके काम करना है। दूसरा क्या आता है? फिशरीज। फिशरीज में कई सारे रीजन है जो इसी पे डिपेंडेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट होती है वहां पे? फिश के बिजनेस के ऊपर। हमें पता ही है कि हमारा ये जो तेलंगाना वाला साइड है, तमिल वाला साइड है, वहां पे सबसे ज्यादा बिजनेस किसका होता है? फिशरीज में डील करते हैं वहां पे लोग सबसे ज्यादा। बट स्टिल फिशरीज आज भी सबसे बैकवर्ड माना जाता है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते कोई भी, इसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करा जाता इस बिजनेस को, ऑल्दो बहुत ज्यादा फैला हुआ है और आउटसाइड एग्रीकल्चर ये भी करा जाता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बेसिकली क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है कि यहाँ पे हम लोग रादर देन ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, पल्सेस, इन्हें छोड़ के हम लोग फोकस करें फ्रूट्स के ऊपर, हम लोग फोकस करें वेजिटेबल्स के ऊपर, हम लोग फोकस करें फ्लावर्स के ऊपर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे फोकस करा जा सकता है। तो इस तरीके की चीजें जब हम एक वो कन्वेंशनल क्रॉपिंग छोड़ के, अपने वीट, राइस छोड़ के, अगर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स का चीजें ग्रो करें, ऐसी चीजें ग्रो करें, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉर्टिकल्चर। तो ये भी एक अच्छा एरिया है अदर देन एग्रीकल्चर जिस पे फोकस करा जा सकता है। लास्ट होता है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री तो आप समझते ही हो, हमारे यहाँ बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें कि स्मॉल फैमिली लेबर,
सिंपल इक्विपमेंट्स यूज करके घर से ही सामान बनाया जाता है। छोटे छोटे हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैं, वो सब हमारी कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में आ जाती हैं। तो आउटसाइड एग्रीकल्चर ये 4 ऐसे बिजनेस हैं जो आपको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं एंड एनीवन कैन सस्टेन इट्स हिज और हर लाइफ वेरी इजीली विद दीज बिजनेसेस। कौन कौन से हुए? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, फिशरीज, फिशेस का हो गया, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, कॉटेज एंड हाउस होल्ड आप समझते ही हो। तो इस तरीके से एमर्जिंग चैलेंजेस ये भी है कि इन्हें कैसे ग्रो करा जाए और क्या क्या एरियाज हैं, और ये गवर्नमेंट के स्टेप्स हमने पढ़ लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय दे देते हैं हम आपको, और इसी के साथ हमारा रूरल डेवलपमेंट भी हो जाता है समाप्त। इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर आता है सर? इसके बाद हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और बस खत्म होने वाला है। 2-3 चैप्टर्स बचे हैं और हमारा इंडियन इको हो जाएगा कंप्लीट। तो आपके पास जब भी ये वीडियोस आ रही होंगी, इसके बाद ज़्यादा वीडियोस नहीं, 6-7 वीडियोस में आपका इंडियन इको हो जाएगा कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। फटाफट सिलेबस पूरा होता जा रहा है, साथ साथ पढ़ते रहना। थैंक यू सो मच।